हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को जो कि इम्पोर्टेंट होंगे उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली ये वीडियो कुमाऊं यूनिवर्सिटी और आपके 11th-12th के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन होगा, उसके चार ऑप्शन से डिटेलिंग में आपको अब इनका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम द थ्रोन। ऑप्शन है आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, अल्फांसो डॉडेट और पीबी शेली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोयम द थ्रोन लिखी थी। अगर मैं बात करूं विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो आपको पता होगा विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि बिलोंग करते हैं कौन सी एज से, रोमांटिक एज से। और रोमांटिक एज का आपको पता होगा कि 1798 से इसका टाइम स्टार्ट होता है रोमांटिक एज का, जो कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के कोलैबोरेशन से स्टार्ट होता है लिरिकल बैलेट से। अगर मैं बात करूं वर्ड्सवर्थ की, तो वर्ड्सवर्थ जो कि जाने जाते हैं एक तो द थ्रोन के लिए, इसके साथ साथ जो इनके मेजर वर्क्स हैं उनमें आपका एक तो लिरिकल बैलेड आता है जो कि उन्होंने एसटी कॉलेज के साथ मिलकर लिखा था। इसी के साथ साथ द एक्सकर्जन करके भी इनकी एक पोएम है, EXCURSION। द एक्सकर्जन करके इनकी ये पोएम है जो कि 1814 में पब्लिश हुई थी। इसके साथ साथ द प्रिल्यूड भी इनकी एक पोएम है जो कि इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी माना जाता है, द प्रिल्यूड। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और इसको अनफिनिश्ड वर्क भी कहा जाता है। किसकी बात हो रही है, द प्रिल्यूड की, जो कि इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ वर्ड्सवर्थ की, तो वर्ड्सवर्थ की अगर बात आई है तो वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन भी कहा था। क्या कहा था, एवर एंड्यूरिंग मैन। एवर एंड्यूरिंग मैन इनके लिए बहुत ही फेमस कोटेशन है। और ये एवर एंड्यूरिंग मैन किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं के दोस्त कॉलरीज ने इनके लिए कहा था। क्या कहा था, एवर एंड्यूरिंग मैन। अगर बात अभी आई है एसटी कॉलेज की, तो एसटी कॉलेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि एसटी कॉलेज जो कि बिलोंग करते हैं आपका कौन सी एज से, विक्टोरियन एज से। और ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क जिसको हम लोग कहते हैं डिजेक्शन ऑफ एन ओड। क्या कहते हैं, डिजेक्शन एंड ओड। आपने ये वर्क काफ़ी सुना होगा, डिजेक्शन एंड ओड। डिजेक्शन एंड ओड के लिए जाना जाते हैं। किसकी बात हो रही थी, एसटी कॉलरिज की बात हो रही थी जो कि किसके फ्रेंड थे, वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। और वर्ड्सवर्थ के लिए इन्होंने क्या कहा था, एवर एंड्योरिंग मैन। और कॉलरिज ने कौन सा एक वर्क फेमस लिखा था, डिजेक्शन एंड ओड। ध्यान दीजिएगा, जो इनका डिजेक्शन एंड ओड है ये इन्होंने 1802 में लिखा था। कब लिखा था, 1802 में लिखा था। दरअसल बात यह है, जो ये डिजेक्शन एंड ओड वाला वर्क है ये एसटी कॉलेज ने तो लिखा, लेकिन ये ओरिजिनली लिखा था सारा हचिंसन ने। किसने लिखा था, सारा हचिंसन ने लिखा था, HUTCHISON, सारा हचिंसन ने ये लिखा था, जिनकी ये ओरिजिनल पोएम है। और फिर इसे किसने लिखा, एसटी कॉलेज ने लिखा। अगर यहाँ पे बात हो रही है एसटी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ की, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ जिनकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, इनके साथ साथ वर्ड्सवर्थ कॉलेज और इनके साथ साथ जो एक और पोएट थे जिनका नाम था सदे, इनको हम लोग लेक स्कूल पोएट्स में गिनते हैं। किस में गिनते हैं, लेक स्कूल पोएट में। और इनको लेक स्कूल पोएट किसने कहा था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अदरवाइज आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ, साउदे और कॉलेज की, तो ये तीनों लेक स्कूल पोएट से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ एक और कॉमन सी बात इन जो तीनों में है वो है वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और ले हंट और लैम्ब। वर्ड्सवर्थ के साथ साथ कॉलेज और कॉलेज के साथ साथ ले हंट। किसकी बात कर रहा हूँ, ले हंट, LAYHUNT, ले हंट। और इसी के साथ साथ चार्ल्स लैम्ब जो कि बहुत ही फेमस राइटर माने जाते हैं। तो चार्ल्स लैम्ब ये तीनों किस से बिलोंग करते हैं, क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से। किससे बात कर रहा हूँ मैं, CHRIST, क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से ये तीनों बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ज़्यादा अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ इसके नेक्स्ट ऑप्शन यानी किसकी ओर, आपका विलियम ब्लेक की ओर। एक बेसिक सा क्वेश्चन जो बन सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब हुआ था। आप सभी को पता होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो हुआ था आपका 7 अप्रैल 1770 को। और बर्थ प्लेस क्या था, कुकर माउथ। क्या था, कुकर माउथ, MOUTH, कुकर माउथ। और इसी के साथ साथ जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 23 अप्रैल 1850 को। और कहाँ हुई थी, रेडिल माउंट में। रेडिल माउंट में, MOUNT, रेडिल माउंट में इनकी डेथ हुई थी। काफ़ी बार पूछा गया है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी यानी विलियम ब्लेक की ओर। विलियम ब्लेक की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी एज के राइटर हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि विलियम ब्लेक कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। विलियम ब्लेक की अगर मैं बात करूँ तो 1757 में इनका बर्थ माना जाता है और 1827 में इनकी डेथ हुई है। और कहाँ हुई हैं दोनों चीज़ें, लंदन में ही हुई हैं।
अगर मैं बात करता हूँ विलियम ब्लेक की, जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क किसके लिए, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के लिए, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के लिए। इसी के साथ साथ द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल करके भी इनका एक वर्क है। और इसके साथ साथ विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन, विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन करके भी इनका एक वर्क है। और ये इनकी सारी पोएम है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक बेसिक सा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि विलियम ब्लेक और वर्ड्सवर्थ पे, कि वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था लंदन 1802। क्या था? लंदन 1802। लेकिन विलियम ब्लेक ने जो पोएम लिखी थी उसका नाम था केवल लंदन। क्या नाम था? केवल लंदन। तो ये दो पोएम अक्सर कंफ्यूजिंग होती हैं। लंदन 1802 किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और लंदन पोएम किसने लिखी है? विलियम ब्लेक ने। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उनका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी अल्फांसो डोडेट। ये आपको थोड़ा सा नया नाम लग सकता है। दरअसल बात यह है, अल्फांसो डोडेट आपकी 12th क्लास की बुक है फ्लेमिंगो। इसमें पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। उसके राइटर हैं अल्फांसो डोडेट। अब ये अल्फांसो डोडेट से एक बेसिक सा क्वेश्चन, आपको पता है कि यूकेएसएससी ने इस बार सिलेबस में कहा है कि 28 मार्क्स का आपसे स्कूल से पूछा जाएगा। इसका मतलब यह कि 6th to 12th से आपका टोटल 28 मार्क्स का कवर होगा। ठीक है, अभी 28 मार्क्स में ये चीज़ें भी आ सकती हैं, इसलिए आपको ऑप्शन में दिया गया है अल्फांसो डोडेट। अल्फांसो डोडेट जो कि किसमें, फ्लेमिंगो बुक में जो आपका पहला लेसन है द लास्ट लेसन, उसके राइटर हैं। अल्फांसो डोडेट दरअसल में एक फ्रेंच राइटर हैं। क्या हैं? फ्रेंच राइटर हैं। इन्होंने जो चैप्टर लिखा था द लास्ट लेसन, इसमें आपको फ्रैंको पर्सिया वॉर के बारे में बताया गया है। मैं दोबारा बता दूं, फ्रैंको पर्सिया वॉर, फ्रैंको पर्सिया वॉर। अब ये फ्रैंको पर्सिया वॉर कब हुआ था? 1870 से लेके 71 पूछा जा सकता है। फ्रैंको पर्सिया वॉर कब हुआ था? 1870 से लेके 1871। और इसमें पर्सिया जीता था। कौन जीता था? पर्सिया जीता था। अल्फांसो डोडेट की बात हो गई। और इस चैप्टर में यानी द लास्ट लेसन चैप्टर में काफ़ी सारे फ्रेजेस दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनको मैं आपको दिखा दूं। ये वो फ्रेजेज हैं जैसा पहले लेसन में आपको दिया गया है, इन ग्रेट रीड ऑफ। इन ग्रेट रीड ऑफ का मतलब होता है इन ग्रेट फियर ऑफ। ये फ्रेज दिया गया है किसमें? द लास्ट लेसन में, जो कि अल्फांसो डोडेट ने लिखा है। इसके साथ साथ और भी इसमें फ्रेज दिए गए, इन यूनिजन। इन यूनिजन का मतलब क्या होता है? इन वन वॉइस टुगेदर। इसके साथ साथ काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन। और अ ग्रेट बसल, अ ग्रेट बसल का मतलब होता है लॉट ऑफ एक्टिविटी। थम्ब्ड एट द एज का मतलब होता है वॉर्न आउट एट एज ड्यू टू ओवर यूज। रिप्रोच अवर सेल्फ विद का मतलब होता है क्रिटिसाइज अवर सेल्फ या रिपेंट अवर सेल्फ यानी पछतावा करना। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर डी यानी पीबी शैली की ओर। पीबी शैली का भी आपने नाम सुना होगा, जो कि फिर से रोमांटिक एज से ही बिलोंग करते हैं। पीबी शैली जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क किसके लिए? ओ टू द वेस्ट विंड के लिए। ओ टू द वेस्ट विंड के लिए पीबी शैली जाने जाते हैं। और ये ओ टू द वेस्ट विंड कौन से स्केल में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी टर्जा राइमा में। काफ़ी बार पूछा गया है कि ओ टू द वेस्ट विंड कौन से स्केल में लिखी गई है। उसका सही आंसर है टर्जा राइमा में। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद, तो इन्होंने एक अ डिफेंस ऑफ पोइट्री भी लिखी थी। किसकी बात हो रही है? पीबी शैली की बात। क्या लिखी थी इन्होंने? अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री जो कि इन्होंने 1821 में लिखी थी। लेकिन इनका ऐसा वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है इनकी डेथ के बाद यानी 1840 में। फिर से मैं रिकैप कर दूं कि अ डिफेंस ऑफ पोइट्री पीबी शैली का एक ऐसा वर्क है जो कि 1821 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1840 में। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ एडोनिस की, एडोनाइस आपने नाम सुना होगा, एडोनाइस NAIS, एडोनाइस जो कि इन्होंने 1821 में ही लिखा था। कोरिलेट करके आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। पहला मैंने आपको बताया 1821 में अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा गया। और 1821 में ही इन्होंने एडोनाइस करके एक वर्क लिखा जो कि इन्होंने कीट्स की याद में लिखा। किसकी याद में लिखा? कीट्स की याद में लिखा। अब ये है क्या? ये दरअसल में एक पैस्टोरल एलिजी है। क्या है? एक पैस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी की अगर बात हुई है तो पेस्टोरल एलिजी की अगर बात करूं तो एक तो शैली की एडोनाइस होगी। ऐसी ही जो अदर पेस्टोरल एलिजी हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे द ईव ऑफ सेंट एग्नेस हो गया, ये तो पेस्टोरल एलिजी नहीं है। लेकिन जो आपकी मैथ्यू अर्नोल्ट की थायरेसिस है वो एक पेस्टोरल एलर्जी है, आपको पता होगा। एक और पेस्टोरल एलर्जी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम बताएंगे। तो बात चल रही थी पीबी शैली के एडोनाइस की। आपको पता होना चाहिए जो आपकी एडोनाइस है ये एक ऐसी पोएम है जो कि किस में लिखी गई है? स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। किसकी बात हो रही थी? एडोनाइस की।
NAISE एडोनाइस की बात हो रही थी, जो कि स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। अब मैं बात करूं स्पेंसरियन स्टेंजा में और कौन कौन सी पोएम लिखी गई हैं। एक तो मैंने आपको बताया एडोनाइस, ठीक है। इसके साथ साथ चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज जो कि किसकी है, जॉन बायरन की है। जॉन बायरन जो कि 19 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ जो मैं अभी नाम ले रहा था, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये भी जॉन कीट्स की पोएम है, जो कि किस में लिखी गई है, स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। तो ये थी कुछ कंपैरिजन वाली बातें। अब मैंने बात की थी एडोनाइस। अब अगर ए से एडोनाइस आया तो मैं ए से एलास्टर की भी बात कर लेता हूँ। ये एलास्टर पोएम भी किसकी है, पीबी शैली की पोएम है। और जो एलास्टर पोएम है, ये स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इसका सबटाइटल है। स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड क्या है, इसका सबटाइटल है। और ये क्या है आपको पता होना चाहिए, एडोनाइस तो एक पेस्टोरल एलिजी है, जो कि स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, पेस्टोरल एलिजी, यानी पी से पेस्टोरल एलिजी। तो पी से प्रोथिमस अनबॉन्ड को हम कैसे भूल सकते हैं। तो प्रोथिमस अनबॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो वो भी पीबी शैली का ही है। और जो पी से पीबी शैली और पी से प्रोथिमस अनबॉन्ड, आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्रोथिमस अनबॉन्ड जो कि पीबी शैली का एक 4 एक्ट का क्या है, लिरिकल ड्रामा है। इसमें कितने एक्ट हैं, 4 एक्ट हैं। और ये 4 एक्ट का एक लिरिकल ड्रामा है, जो कि इन्होंने जेम्स कॉलिंस के साथ मिलकर लिखा था। किसके साथ, जेम्स कॉलिंस के साथ मिलकर लिखा था। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और लिरिकल ड्रामा यानी हेलास लिखा था, जो कि एक वर्ड्स ड्रामा है। इसे क्या कहा जाता है, वर्ड्स ड्रामा कहा जाता है हेलास को। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कुछ जो इसके वर्क छोटे हैं, एक इम्पोर्टेंट वर्क आता है। वर्क छोटे हैं मैंने बोला तो अनफिनिश्ड वर्क, यानी पीबी शैली का अनफिनिश्ड वर्क कौन सा आता है, ट्रिम्प ऑफ लाइफ। ट्रिम्प ऑफ लाइफ पीबी शैली का एक अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का टारगेट रहेगा कम से कम 150 लाइक्स। और 150 लाइक्स होते ही आपके सामने ऐसी एक नई वीडियो टीचर से एम्पायर लेके आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे ही एक कोर्स जिसमें डेली के आपको 4 से 5 MCQ विद डिटेलिंग कराए जाएंगे, वो ऑनलाइन चल रहे हैं। विद डिटेलिंग आपको इसमें MCQ कराए जाएंगे। ये आप एज ए डेमो इसको ले सकते हैं, सेम ऐसी ही चीज़ें होंगी, लेकिन ये आपको 1 महीने के अंदर केवल 15 डेज़ में ही कराए जाएंगे, जिसका चार्ज होगा 300 रुपीज़। कोई अगर इनरोल करना चाहे तो आप 16 मई से पहले इसमें इनरोल कर सकते हैं। केवल 20 स्टूडेंट को ही इसमें परमिशन होगी, बाकी को इसमें नहीं लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ओनली 300 रुपीज़। इसके लिए आप 7060424195 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7060424195। चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर, यानी जैसे ही 150 का टारगेट पूरा होगा। तब तक के लिए थैंक यू।